नमस्कार दोस्तों, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला है 13 अगस्त। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, विदेश मंत्री अजय शंकर की खुली चेतावनी, खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ अब एक नया कोर्स बनाया गया है, टूट जाएगी जिससे खालिस्तानी समर्थकों की कमर बताएंगे इसके बारे में। वही दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही, G20 को लेकर भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति बनाई जा रही है। कोलकाता में होने वाली अहम बैठक, इसके बारे में बताने वाले। वहीं देखा जाए, महंगाई से पूरी तरह चीन की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, ड्रैगन के बीच खलबली है। ऐसा क्यों, इसके बारे में जानेंगे। एक और बड़ी खबर निकल के आई, वायुसेना ने ढूंढ लिया है चीन और पाक के लिए, यानी पाकिस्तान के लिए इलाज। श्रीनगर में तैनात कर दिए गए हैं MiG-29 के मिसाइल्स, जानेंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, रुपए में पेमेंट नहीं ले रहा है रूस। किस तरह से तेल को लेकर भारत मुसीबत में फंसता नजर आ रहा है। वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच, यूक्रेन के बीच भ्रष्टाचार की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। एक और बड़ी खबर है, समुद्र के बीच फिर से भिड़ने वाला है ड्रैगन। और फिलीपींस देखा जाए, पहले जब खासकर बीजिंग में बाढ़ आई थी उसके बाद भी अभी भी कहर जारी है। और वहीं देखा जाए, नाइजर में अभी भी हालात संवेदनशील बने हैं, हर दिन मौत का खतरा है। वहीं सीमा हैदर को लेकर बड़ी खबर है, पाकिस्तान जाने वाली हैं, ऐसी कुछ खबरें निकल के आ रही, बताएंगे इसके बारे में। तमाम ऐसी बड़ी खबरें हैं जो जानना आपको बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा। दरअसल चलते हैं पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, खालिस्तानी समर्थक लगातार देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में भारतीय लोगों को परेशान कर रहे थे। कभी भारतीय दूतावास पे तो भारतीय जहां पर रह रहे थे उनके खिलाफ नारेबाजी, झंडे का अपमान करना, ये तमाम बातें निकल के आई। अब इन सबको लेकर भारत ने नए कानूनों का प्रावधान खासकर ऑस्ट्रेलिया के समक्ष रख दिया है। अब बड़ी खबर यह है कि G20 की भ्रष्टाचार रोधी ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री टॉम ड्रुगेंडर के खालिस्तानी समर्थक चरमपंथियों की कमर तोड़ने के लिए एक नया कानून देश में लगाने की बात कही है। और देखा जाए, ये जो कोर्स दिया जा रहा है कानून लगाने के लिए, वो बड़ी मात्रा में होने वाला है। आपको बताते चले, ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों को मदद करने के लिए अब क्षमता से ऊपर उठकर ऑस्ट्रेलिया ने 95,000 पाउंड यानी करीब 1 करोड़ रुपए के कोष का ऐलान किया है। ब्रिटिश उच्चायोग के ड्रुगेंडर की भारत की 3 दिवसीय यात्रा के मौके पर यह बयान रहा। आपको याद होता है, जब भी दौरा होता है तब ये बड़ी बड़ी ब्रिटेन की तरफ से बातें निकल के आती हैं। खालिस्तानी समर्थक तत्वों की गतिविधियों में बढ़ोतरी को लेकर भारत में बढ़ती चिंताओं के बीच नए कोष का ऐलान किया गया। अब देखा जाए, जहां एक तरफ रक्षा मंत्री की बात की जाए ब्रिटेन के, तो उन्होंने बताया मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए भारत आए थे। उच्चायोग में कहा गया कि वीरवार को नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर के बाद बैठक हुई, जहां पर खालिस्तानी समर्थक चरमपंथियों से निपटने के लिए दिल्ली में एक नया कानून बनाया गया। और इसे आगे बढ़ाने के लिए अब खासकर 95,000 पाउंड का निवेश किया जा रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, आप निराश दीजिएगा। देखा जाए, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हमारी समृद्धि को, हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, इसलिए पहले इन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तमाम बातें निकल के आई, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, निराश दीजिएगा। अच्छा, बड़ी खबर निकल के आ रही, G20 बैठक को लेकर भारत ने अपनी रणनीतियाँ तैयार कर ली है। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति बनाई जाएगी। कोलकाता में होगी इसकी अहम बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तर बैठक को संबोधित किया, जिसमें कहा गया कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की सख्त नीति बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में G20 की बैठक में कहा कि भ्रष्टाचार का असर गरीबों तथा वंचित तबकों पर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। भ्रष्टाचार संसाधनों के आवंटन को प्रभावित कर रहा है, बाजारों को विकृत कर रहा है। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सख्ती बनाई जाएगी। G20 में हमारे सामूहिक प्रयास भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण सहायता करने वाले हैं। भ्रष्टाचार संसाधनों के आवंटन को भी प्रभावित किया जाएगा। पीएम मोदी का आगे कहना है कि भारत एक पारदर्शी और जवाबदेह परिस्थिति तंत्र बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस का लाभ उठा रहा है। पीएम मोदी ने आगे टैगोर के लेख का उल्लेख किया, लालच के प्रति आगाह किया, क्योंकि यह हमें सच्चाई का एहसास कराने से रोकता है। उन्होंने प्राचीन भारतीय उपनिषदों को भी छुआ, जो मगमृग का प्रयास कराते हैं, जिनका अनुवाद कोई लालच ना हो। उन्होंने कहा कि लालच ना की जाए, नहीं तो हम अपने कर्तव्य मार्ग से हटते जाएंगे। ये तमाम बातें उन्होंने कही है G20 की अहम बैठक में। और देखा जाए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति कितनी सख्त हो जाती है G20 की बैठक के बाद, और कितनी आगे बढ़ती है, ये एक बड़ी बात होगी और देखने वाली बात होगी। चलेंगे इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, चीन में पूरी तरह से अर्थव्यवस्था डगमगा गई है और चीन इससे काफ़ी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो चुका है।
भारत समेत दुनिया भर में ज़्यादातर देश इस समय महंगाई से जूझ रहे हैं। केवल भारत ही नहीं है, वहीं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाला चीन नई मुसीबत में फंसा है। देश में महंगाई में गिरावट के बाद जहां आम लोगों को राहत मिली है, वहीं देश की अर्थव्यवस्था पर एक नया डिफ़ॉल्ट खतरा मंडरा रहा है। चीन द्वारा जारी मुद्रास्फीति के आंकड़ों में पता चला कि जुलाई में उपभोक्ता मूल्य सूचांक और उत्पादन मूल्य सूचांक में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद से देश में अपस्फीति का खतरा बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि चीन में पिछले 2 सालों में पहली बार महंगाई में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बात ये समझिए कि अभी बीजिंग यानी कि जो चीन की राजधानी, वहाँ पर बाढ़ के भी असर देखने को मिले और जिससे काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं देखा जाए, खासकर देखा जाए चीन के। और वहीं दूसरी तरफ अब डिफ़ॉल्ट होती जा रही है अर्थव्यवस्था, यह बड़ा खतरा हो सकती है। अब इससे किस तरह से ड्रैगन निकलता है ये देखने वाली बात होती है। वैसे आपकी क्या राय इन सबको लेकर, अपनी राय दीजिएगा। चलेंगे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। वायुसेना ने ढूंढ लिया है ड्रैगन और पाकिस्तानियों का इलाज। जी हाँ, श्रीनगर में तैनात कर दिए गए हैं MiG-29 के हथियार। बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए श्रीनगर में अपग्रेड MiG-29 को बड़े पैमाने पर तैनात किया है। यह शॉकडॉग MiG-21 की जगह ले ली है। MiG-29 स्क्वाड की तैनाती इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि यह एयरबेस चीन और पाकिस्तान से करीब है। साथ ही यह बेड़ा दोनों ही देशों के मिलने वाली चुनौतियों का जवाब देने में सक्षम रहने वाला है। बताते चलें कि MiG-29 अपग्रेड किए गए हैं। यह एयर टू एयर मिसाइल, हवा में ईंधन भरने की क्षमता और नाइट विजन फीचर से लैस होने वाले हैं। एयर टू एयर रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ी कवरेज मिलने वाली है और सबसे बड़ी बात है कि इसका कवरेज एरिया यानी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है। चीन और पाक दोनों को ये सबक सिखाने में खासकर सक्षम होने वाला है। श्रीनगर कश्मीरी घाटी के बीच काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे कि तनाव चल रहा है। ऐसे में सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से एयरवेज का अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि लॉन्ग रेंज मिसाइलों को फायर करने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए थी, जिसमें MiG-29 मिसाइल को लैस कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए ये पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत बन सकती है क्योंकि पाकिस्तान की इससे हालत खस्ता हुई है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक बार फिर रसिया ने रुपये लेने से इनकार कर दिया है। भारत को रियासती कीमतों पर तेल बेच रहे रूस ने अब रुपए में लेन देन से इनकार कर दिया है। दरअसल रूसी यूराल तेल की कीमत हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्यों के बीच एक मीटिंग हुई थी जिसमें $60 की सीमा पार हो गई है, खासकर कच्चा तेल की कीमत की, जिसके बाद रूस तेल व्यापार में रुपए से लेने से इनकार कर दिया और भारत के लिए बड़ी मुसीबत है। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की ओर से लाए गए प्रतिबंधों के कारण अमेरिकी डॉलर का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जिसके बाद भारतीय तेल आयात रूस के कच्चे तेल के लिए भिन्न भिन्न विकल्प की तलाश कर रहा है, जिसमें सिंगापुर, हांगकांग के माध्यम से रूसी तेल आयात शामिल है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू बिजनेस लाइन्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कच्चे तेल खरीदने के लिए भारतीय रिफाइनिंग कंपनियां आयात के एक छोटे से हिस्से का भुगतान युआन और दिरहम में कर रही है, क्योंकि इन दोनों मुद्राओं का ही उपयोग इस समय रूस कर रहा है, जिसमें हांगकांग और सिंगापुर के माध्यम से व्यापार हो रहा है और एक नया रास्ता भारत ने खोजा, लेकिन ये रास्ता कहीं ना कहीं महंगा पड़ रहा है। देखा जाए रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष सन 2023 में रूस से भारत का कच्चा तेल आयात वित्तीय वर्ष सन 2022 की तुलना में 14 गुना भले बढ़ा हो, लेकिन सन 2022 में जहां सिर्फ $2.2 बिलियन का रूसी तेल आयात किया गया था, वहीं देखा जाए सन 2023 में भारत ने अभी तक $31.02 बिलियन का रूसी तेल खरीदा। लेकिन एक बार फिर से विराम लग रहा है क्योंकि रूस ने अब भारतीय रुपए में तेल देने से इनकार किया और डॉलर के साथ भी व्यापार करने से इनकार कर दिया है। वैसे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, सीमा हदर जाने वाली है पाकिस्तान। इस तरह की खबरें लगातार ट्रेंड करें, लेकिन क्या कुछ खबरें हैं वो जरा समझिए। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते सीमा हदर अपने 4 बच्चों के साथ भागकर भारत वापस आई। बीते कई दिनों से सचिन, मीना और खासकर ग्रेटर नोएडा में स्थित गांव में रह रही हैं। इस बीच सीमा और सचिन की स्टोरी को लेकर फिल्म बनाने की तैयारी चल रही है। दोनों पर फिल्म बनाने वाले अमित जानी, जिनको हाल में धमकी भी मिली थी, और अब समाजवादी पार्टी के एक नेता ठाकुर अभिषेक सोम ने सीमा हैदर और अमित जानी का पाकिस्तानी वापसी का टिकट करवा दिया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि यदि सीमा सचिन की ज़िंदगी से चली जाती है तो सचिन का
क्या होगा। दरअसल अभिषेक सोम ने सीमा व अमित का मुंबई से कराची का टिकट कटवाते हुए 2 टिकटों की फ़ोटो की सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए और अभिषेक ने लिखा, देश के गद्दारों को हिंदुस्तान में रहने की कोई जगह नहीं है, अपनी हीरोइन को लेकर पाकिस्तान जाइए। अमित जानी देश के हर हिंदू मुस्लिम दंगा करवाना चाहता है। ये तमाम बातें निकल के आई सीमा और सचिन की स्टोरी पर फिल्म बनाना चाह रहे हैं कराची टू नोएडा जो अमित जानी हैं। इनके खिलाफ जिस तरह से अभिषेक सोम ने ये बड़ी पोस्ट की जिसमें उन्होंने बताया उन्होंने 2 टिकट कटवा दिए हैं देखा जाए तो खासकर पाकिस्तान के लिए, जिसमें अभिषेक ने खास तौर पर अमित जानी और सीमा हैदर का नाम रखा है। इसमें भारत से बाहर जाने के लिए उन्होंने बताया ये सब गद्दार हैं और देश को विभाजन में बदल रहे हैं। ये सब तमाम बातें निकल के आए। आप इसे किस तरह से देख रहे निरा दीजिएगा और बताइएगा क्या सीमा हैदर पाकिस्तान जा सकती हैं, निरा दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हाँ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रूस यूक्रेन के बीच इस समय भले ही हालात बद से बदतर हो जा रहे हों, लेकिन जहाँ एक तरफ लगातार यूक्रेन जो है वो रूस पर हावी हो रहा था, तो इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यूक्रेन में भ्रष्टाचार की बड़ी कार्रवाई हुई। जेलेंस्की की सेना में भर्ती प्रमुखों को रिश्वत दिया जा रहा है जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति लंबरदिन जेलेंस्की एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने यूक्रेन के क्षेत्रीय सेना भर्ती केंद्रों में सभी प्रमुख बर्खास्त कर दिए गए हैं। रूस के साथ युद्ध में एक महत्वपूर्ण चरम पर पहुंच चुका है। इस बीच हुआ ये कि रूस पर खासकर यूक्रेन के हमले में 17 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। जेलेंस्की ने अपनी घोषणा में इन लोगों को बर्खास्तगी के बारे में बताया। उन्होंने कहा देश की एक जांच में पूरे यूक्रेन के अधिकारियों की ओर से गलत तरीके से भर्ती और युद्ध के दौरान लोगों को देश से बाहर निकालने का खुलासा हुआ है। युद्ध के दौरान सभी योग्य पुरुषों को देश छोड़ने की मनाही थी, लेकिन लोगों को गलत तरीके से देश से निकाला गया। जेलेंस्की ने कहा कि ड्राफ्ट वोट के अधिकारियों पर घूस लेने के शक में 112 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने इस युद्ध के दौरान होने वाले भ्रष्टाचार को भी पूरी तरह से अब बयां कर दिया है। उन्होंने कहा ये जो सिस्टम इन लोगों ने बनाया ये चल नहीं पाएगा। देश अगर आगे बढ़ना है तो एकजुट होना होगा। आप अपने ही देश से लोगों को भगा रहे हैं और देश बचाने की बजाय देश को उजाड़ने की कोशिश की जा रही, इसलिए इन सारे अधिकारियों को बर्खास्त किया जा रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा जेलेंस्की की ये नीति कितनी सक्षम है, क्योंकि वैगनर ग्रुप ने इसी तरह से रूस पर हमला कर दिया था उन्हीं के सैनिकों ने। अब क्या इसी तरह से यूक्रेन पर भी हो जाएगा, अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री G20 में लेंगे भाग, शिखर सम्मेलन में आ रहे हैं दिल्ली। बड़ी खबर निकल के आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 9 और 10 सितंबर के बीच दिल्ली आ रहे हैं G20 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने शनिवार को यह अहम जानकारी दी। अल्बनीज की यात्रा भारत में उनके 3 देशों के दौरे के बड़े हिस्से में रहने वाली है। भारत के अलावा अल्बनीज इंडोनेशिया, फिलीपींस भी जाने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार की तरफ से एक बयान में बताया गया 9 और 10 सितंबर के बीच प्रधानमंत्री अल्बनीज नई दिल्ली में होने वाले और शिखर सम्मेलन में अहम हिस्सा लेने वाले, क्योंकि इससे पहले ये माना जा रहा था कि अल्बनीज नहीं आने वाले हैं बल्कि उनके कुछ दूत आने वाले हैं। बयान में कहा गया कि G20 वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए दुनिया का प्रमुख मंच है और इसमें शामिल होने वाले नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, टिकाऊ और लचीले विकास और आगे केंद्रित करने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें अल्बनीज का अहम योगदान माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के विकास और समृद्ध स्थिरता व संप्रभुता तथा स्थायी शांति के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्रों में निवेश के लिए भी अहम बात होने वाली है G20 की बहुपक्षीय खासकर वार्ता में। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान ने ईरान से किया है एक और बड़ा धोखा। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। मुस्लिमों के हितों का रोने वाले पाकिस्तान की पोल एक बार फिर से खुल गई है। भीख के चीन के तलवे चाटने वाले इस देश ने अब अपने फायदे के लिए ईरान को धोखा दिया है। अमेरिका के साठगांठ कर ली है। अब अमेरिका से दबाव के चलते पाकिस्तान ने 1 दशक पहले ईरान के साथ किए गए गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। खास बात है कि इस प्रोजेक्ट में ईरान अपने हिस्से का काम करीब पूरा कर चुका है। पाकिस्तान की एक हरकत ने उसकी धूर्तता को एक बार फिर से जग जाहिर कर दिया है। अब इस्लामिक विरादित को फिर से रोष आ रहा है। देखा जाए नेशनल असेंबली को
एक नई लिखित गवाही दी गई, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान के पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान ने गैस बिक्री और खरीद समझौते से इनकार कर दिया है। और ये खास तक देखा जाए तो ईरान और खासकर पाकिस्तान के बीच गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट रहा था, लेकिन यहाँ पर फिर से पाकिस्तान ने बगावत कर ली है और अपना असली रंग अपने ही मुस्लिम देश ईरान को दिखा दिया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।